हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जी के विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अध्याय 18 तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी अर्थात तुगलक डायनेसिटी 1320 to 1414। विधाता की कुटिल गति इतिहास के इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से प्रकट हुई कि जिन गुणों ने फिरोज को लोकप्रिय बनाया वे ही दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता के लिए जिम्मेदार सिद्ध हुए। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 1। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनकी असफलता के कारण बताइए। 2001, 2002, 2003 KL, 2004 MG, MF, 2005 IZ, IV, 2011 IH अथवा मोहम्मद तुगलक विरोधी प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण था। मूल्यांकन कीजिए। 2001, 2002 TY, 2002 BBO, 2003 KJ, KH, 2004 MJ, MH, MF, 2005 JA, 2006 HR, 2007 KL अथवा मोहम्मद तुगलक की योजनाएं अव्यवहारिक थीं। स्पष्ट कीजिए। 2006 HO, HU अथवा मोहम्मद तुगलक एक सन की शासक था। इस कथन का विवेचन कीजिए। 2011 IF अथवा मोहम्मद तुगलक विरोधी गुणों का मिश्रण था। क्या आप उसके इस मूल्यांकन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। 2008 IW, 2009 ME अथवा मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का सम्मिश्रण था। इस कथन के आलोक में उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कीजिए। 2011 II अथवा मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 2010 LI। उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक का असली नाम जूना खां था। वो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। प्रारंभ से ही वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने 1351 ईस्वी तक राज्य किया। इस दीर्घ काल में उसने अनेक प्रिय एवं अप्रिय कार्य किए। इनके कारण और अपने चरित्र के गुणों और दोषों के कारण वो इतिहास का बहुचर्चित शासक बन गया है। मोहम्मद तुगलक के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने एक दूसरे से विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। बर्नी ने उसे अत्यधिक विद्वान व्यक्ति बताया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी उसकी बुद्धिमत्ता और गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। स्मिथ ने उसे विरोधी गुणों का मिश्रण कहा है। कुछ ने उसे पागल कह डाला है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले कार्यों एवं योजनाओं पर विचार कर लेना अनिवार्य है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि 1326 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक ने सिंहासन पर बैठते ही भूमि कर व्यवस्था में सुधार किया। उसने यह आदेश निकलवा दिया कि प्रांतीय वजीर के कोषाध्यक्ष नियमित रूप से आय व्यय का हिसाब भेजें। मोहम्मद तुगलक राज्य की आमदनी बढ़ाना चाहता था, अतः उसने दोआब में कर बढ़ा दिया। दोआब की भूमि बहुत उपजाऊ थी और वहां के हिंदू संपन्न तथा स्वतंत्रता प्रिय थे। दोआब निवासियों ने सुल्तान के इस कार्य का विरोध किया। दुर्भाग्यवश इसी समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। सरकारी कर्मचारियों ने कर वसूल करने में बड़ी सख्ती दिखाई। फलतः दोआब में चारों ओर लूटपाट मच गई। सुल्तान को अपनी गलती का अनुभव हुआ। उसने किसानों की मदद के लिए बीज बंटवाए, कुएं खुदवाए, हल बैल तथा बीज खरीदने के लिए उन्हें रुपये दिए, किंतु इन सब कार्यों का कोई फल न हुआ। राज्य को अधिक कर मिलना तो दूर रहा, जो मिलता था वो भी न मिल सका। इतिहासकार बर्नी के अनुसार कर वसूली इतनी कठोरता से की गई कि किसान भिखारी और अमीर विद्रोही बन गए। पृष्ठ संख्या 208। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी घोषित किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली के नागरिकों को नई राजधानी में बसने के लिए बाध्य किया गया, किंतु ये योजना सफल न हो सकी और नागरिकों को फिर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। सुल्तान ने दिल्ली की पूरी जनता को दौलताबाद ले जाकर बड़ी भूल की। उसे केवल सरकारी दफ्तरों को ही वहां ले जाना चाहिए था। लेन पूल के अनुसार दौलताबाद एक पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। समसामयिक इतिहासकार बर्नी लिखता है, The Sultan was bounteous in his liberality and favors to the emigrants both on their journey and on their arrival. बर्नी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार सुल्तान ने दो भूलें की। एक तो अनुपयुक्त स्थान को राजधानी के लिए चुना और दूसरी उसके परिवर्तन का तरीका गलत था। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1323 ईस्वी। मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलवाना सुल्तान का अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग था।
उसने आदेश निकलवा दिया कि तांबे के सिक्कों का मूल्य भी सोने चांदी के सिक्कों के बराबर होगा, लेकिन उसने इन सिक्कों पर राज्य के टकसाल का कोई चिन्ह नहीं दिया, जिसके द्वारा असली और नकली सिक्कों में सरलता से पहचान की जा सकती। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में तांबे और पीतल के नकली सिक्के बना लिए। चांदी के सिक्के बाजार में गायब हो गए और सोने चांदी के सिक्के दबाकर लोग राज्य को लगान तथा कर तांबे के सिक्कों में देने लगे। नकली सिक्कों की भरमार हो जाने से व्यापारियों को बड़ी असुविधा हुई और उन्होंने तांबे के सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया। व्यापार बिल्कुल बंद हो गया और सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं दुर्लभ हो गईं। आर्थिक क्षेत्र में गड़बड़ी फैल गई। फलतः सांकेतिक मुद्रा बंद कर दी गई और सुल्तान यह आदेश निकाला कि लोग अपने तांबे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के ले जाएं। इस निष्फल योजना से राज्य को क्षति पहुंची। सुल्तान की इस योजना में कोई भी दोष न था। उसने ये भूल अवश्य की कि इसे ठीक प्रकार से लागू नहीं किया। यदि वो ऐसी व्यवस्था कर देता जिससे नकली सिक्के न बन पाते तो योजना सफल होती। नंबर 4, सुल्तान की विजय योजनाएं। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक भी अत्यंत महत्वाकांक्षी सुल्तान था तथा उसके दरबार में कुछ खुरासानी रहते थे। उनके अनुरोध करने पर मोहम्मद तुगलक ने खुरासान अर्थात फारस में को जीतने का विचार किया। 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना इकट्ठी की गई और सुल्तान ने उन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन पहले से ही दे दिया, किंतु सुल्तान ये विजय योजना कार्यान्वित न कर सका। सुल्तान ने इस बात का अनुभव किया कि हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों को पार कर इतनी बड़ी सेना का बाहरी देश पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतएव मोहम्मद तुगलक ने उस विशाल सेना को विघटित कर दिया और उसे खुरासान जीतने की इच्छा त्याग देनी पड़ी। फल ये हुआ कि राजकोष का बहुत सा धन व्यर्थ में चला गया। मोहम्मद तुगलक की असफलता के कारण गुणी एवं बुद्धिमान शासक होते हुए भी मोहम्मद तुगलक असफल शासक सिद्ध हुआ। उसकी असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, मोहम्मद तुगलक के स्वभाव के दोष। सुल्तान क्रोधी, हठी, उतावला एवं साधारण सी बात पर नाराज हो जाता था। उसमें निर्णय शक्ति का अभाव था और ये नहीं जानता था कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। नंबर 2, नवीन योजनाएं। सुल्तान की योजनाएं मौलिक एवं अच्छे उद्देश्यों वाली थीं, परंतु न तो उन्हें ठीक से लागू किया गया और न जनता से इनका स्वागत ही किया गया। पृष्ठ संख्या 209। नंबर 3, धार्मिक सहिष्णुता। मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता था, जिससे मुल्ला, मौलवी एवं कट्टर मुसलमान उसके विरोधी बन गए। नंबर 4, विशाल साम्राज्य। सुल्तान का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए विद्रोहियों पर नियंत्रण रखना कठिन काम था। नंबर 5, भारतीय मुसलमानों का विरोध। भारतीय मुसलमान भी सुल्तान से नाराज थे क्योंकि उसने विदेशी मुसलमानों के साथ उदारता का व्यवहार किया। नंबर 6, विदेशी मुसलमानों के षड्यंत्र। मोहम्मद तुगलक ने विदेशी मुसलमानों के साथ उदारता का व्यवहार किया, लेकिन इन्होंने अनेक बार विद्रोह किए, जिससे साम्राज्य में अशांति फैली और साम्राज्य का विघटन हुआ। नंबर 7, प्राकृतिक प्रकोप। मोहम्मद के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना दिया। व्यापार ठप हो गया और कृषि की दशा गिर गई। मोहम्मद तुगलक का चरित्र एवं व्यक्तित्व। मोहम्मद तुगलक के विषय में इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। किसी ने उसे पागल कहा है, किसी ने अत्याचारी एवं किसी ने उसे रक्त पिपासु कहा है। वास्तव में ये सभी आरोप निराधार हैं। यदि उसके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मोहम्मद तुगलक एक अत्यंत योग्य सुल्तान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, मुस्लिम विजय के उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था। वो एक तीक्ष्ण बुद्धि, उत्तम स्मरण शक्ति तथा उत्कृष्ट रुचि का विद्या प्रेमी व्यक्ति था। वो एक श्रेष्ठ कवि और वक्ता तो था ही, वो गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र इत्यादि का अच्छा ज्ञाता था। वो बड़ा दानी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। वो बड़ा परिश्रमी सुल्तान था और शासन की छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान रखता था। उसका जीवन पवित्र एवं सरल था। धार्मिक दृष्टि से सुल्तान सहिष्णु था। हिंदुओं को पूजा पाठ की पूरी स्वतंत्रता थी। उसने हिंदुओं को ऊंचे पद दिए और उन पर अत्याचार नहीं किया। चरित्र के दोष। मोहम्मद तुगलक जिद्दी, जल्दबाज और चिड़चिड़े स्वभाव का था। वो कभी कभी बड़ा क्रूर हो जाता था। इब्न बतूता लिखता है, मोहम्मद दान देने तथा रक्त बहाने में सबसे आगे हैं। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार अधिक विद्या ने उसे कुछ हद तक आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी बना दिया था और वह विचार क्षेत्र में अत्यंत सुंदर सुकोमल योजनाओं का सृजन करता था, जो व्यवहार क्षेत्र की कठिन भूमि में आते ही कठिन, संकुचित तथा अनुपयुक्त हो जाती थीं। सुल्तान की इन दोनों विशेषताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने उसे पागल, अत्याचारी या रक्त पिपासु कहा है, जो अनुचित है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सुल्तान में विरोधी गुणों का मिश्रण था। उसे पागल कहना उसका गलत मूल्यांकन करना है। उसके विचार अच्छे थे, परंतु अपनी कमियों के कारण वो असफल सिद्ध हुआ था। मोहम्मद तुगलक का इतिहास में स्थान। मोहम्मद तुगलक शासक की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, किंतु वो असाधारण व्यक्तित्व का था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके मानसिक गुण अद्वितीय थे। उसे सुरा सेवन से घृणा थी और उसने संभवतः एक से अधिक विवाह नहीं किया था। अपने संबंधियों और मित्रों के प्रति उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण रहता था। अपने धर्म का वो कट्टर अनुयायी था।
नित्य नियमित रूप से वो 5 बार नमाज पढ़ता था और अपने धर्म के अन्य आदेशों का नियम पूर्वक पालन करता था। लेनपूल के अनुसार मोहम्मद तुगलक मध्य युग का सबसे अधिक विलक्षण जीव था। वो ऐसा मनुष्य था जिसके विचार अपने से बहुत आगे थे। अपने शासन का भार उठाने के लिए अलाउद्दीन के पास एक तेजस्वी किंतु बंद मस्तिष्क था। मोहम्मद तुगलक अपनी योजनाओं में अधिक साहसी था, परंतु वे विचार एक प्रशिक्षित बुद्धि तथा शिक्षित कल्पना वाले मनुष्य के आदर्श थे। मोहम्मद तुगलक के संबंध में लेनपूल ने कहा है, सर्वोत्तम इरादों और सर्वश्रेष्ठ विचारों वाला मोहम्मद तुगलक संतुलनहीन नीति अथवा अव्यावहारिक बुद्धि के कारण असफल रहा। निष्कर्ष, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल शासक होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उसके समय से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। उसके साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह प्रारंभ हो गए, जिनको पूरी तरह दबाने में वो असफल रहा। दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी राज्यों की नींव उसी के काल में पड़ी। इसमें संदेह नहीं है कि वो अत्यंत गुणवान विद्वान व्यक्ति था, किंतु उसमें उन गुणों का अभाव था जो किसी भी शासक को सफल बनाते हैं। पृष्ठ संख्या 210। प्रश्न संख्या 2, एक सुधारक के रूप में फिरोज तुगलक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए अथवा फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 2002 TU, 2004 MH, 2005 IZ। अथवा फिरोज तुगलक एक मानवतावादी तथा कुशल प्रशासक था, विवेचना कीजिए। 2007 KG। अथवा फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 2009 IH। उत्तर, फिरोज तुगलक 1351 से 1382 ईस्वी। अपने पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तरह फिरोज शाह तुगलक का व्यक्तित्व भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ भी हो, एक दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासक स्मरणीय है, और वो ये है कि उसने दंड नीति की कठोरता को कम किया तथा शासन को अधिक से अधिक उदार बनाने का प्रयत्न किया। इस संबंध में विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि फिरोज के दोष चाहे जो कुछ भी रहे हों, किंतु उसे इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने कई दृष्टियों से अपने पूर्वजों की कठोर नीति को कम किया और शासन में मानव भावना का समावेश किया। फिरोज शाह के सुधार। राज्यों को जीतने में फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल असफल रहा, किंतु शासन संबंधी कार्यों में उसने कई नवीन और मौलिक कार्य किए, जिसके मध्यकालीन शासकों में उसका स्थान ऊंचा हो जाता है। लेनपूल के शब्दों में, किसी भी शासक ने अपने प्रजा के स्नेह को इतनी अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त किया था जितना फिरोज तुगलक ने, और किसी ने अपने को इतना न्यायी तथा दयालुतापूर्ण और उदार तथा धार्मिक एवं इतना महान निर्माता नहीं प्रमाणित किया था। नंबर 1, शांति की स्थापना। फिरोज ने सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक के काल में सताए गए लोगों का पता लगाया और उन्हें संतुष्ट किया। जिन लोगों को आर्थिक क्षति पहुंची उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। जिन किसानों पर सरकारी ऋण बाकी था वो माफ कर दिया गया। फल ये हुआ कि जो किसान लूटमार करने लगे थे, लूटमार बंद कर दिए और वे अपने खेतों पर काम करने लगे। इससे साम्राज्य में सुख शांति की स्थापना हुई। नंबर 2, कृषि की उन्नति। फिरोज शाह के शासनकाल में कृषि की बहुत उन्नति हुई। उसने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की। उसने 4 बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई और अनेक कुएं और तालाब खुदवाए। यमुना, झेलम और सतलज नदियों का पानी नहरों द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। यमुना से एक बड़ी नहर निकाली गई थी जो 150 मील लंबी थी। कहीं कहीं पर उसने बांध भी बनवाए। सिंचाई के बांधों से किसानों को बहुत लाभ हुआ। बहुत सी बंजर भूमि पर खेती होने लगी। समकालीन इतिहासकार अफीक ने लिखा है, सुल्तान के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि प्रजा समृद्ध तथा संतुष्ट हुई। उनके घर अन्न संपत्ति, घोड़े तथा सामानों से भर गए। प्रत्येक के पास खूब सोना तथा चांदी थी। ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो, और न कोई ऐसा घर था जिसमें उत्तम पलंग और बिस्तर न हो। धन की प्रचुरता थी और सभी को सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। समस्त दिल्ली सल्तनत पर ईश्वर की असीम अनुकंपा थी। नंबर 3, कर प्रणाली में सुधार। फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था इस्लाम के नियमों पर आधारित थी। फलतः उसने उन सब करों को समाप्त कर दिया जो धर्म सम्मत न थे। वो इस कथन में विश्वास करता था कि अपरिमित कोष से जनता की समृद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उसने खिराज अर्थात भूमि कर, जकात, जजिया और खम्स नामक करों को ही लगाया। सुल्तान ने उलेमा की मंजूरी लेकर सिंचाई कर भी लगाया। ये कर उन्हीं किसानों से लिया जाता था जो सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। वास्तव में कर व्यवस्था में सुधार से किसानों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो गया। पृष्ठ संख्या 211। नंबर 4, लोकहित के कार्य। फिरोज तुगलक ने प्रजा के लिए बहुत कार्य किए। गरीब मुसलमानों को सहायता तथा उनके भरण पोषण के लिए उसने कई कार्य किए। जो लोग बेकार होते थे उनको उनकी योग्यता अनुसार राज्य की ओर से काम दिया जाता था। उसने दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की, जहां से निर्धन मुसलमानों को उनकी कन्याओं के विवाह के लिए और अनाथों के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। फिरोज शाह ने अन्य कई लोकहित के कार्य भी किए। जो लोग मुहम्मद के शासनकाल में सताए गए थे उनकी क्षतिपूर्ति करके सुल्तान ने उन्हें संतुष्ट किया। नंबर 5, दंड नीति में सुधार। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में दंड नीति की कठोरता को कम किया। फिरोज की न्याय व्यवस्था पूरी तरह कुरान के नियमों पर आधारित थी। कुरान शारीरिक यातनाएं देने की आज्ञा नहीं देता, इसलिए सुल्तान ने अंगभंग आदि शारीरिक दंड देने बिल्कुल बंद कर दिए। न्याय के क्षेत्र में फिरोज की अतिशय उदारता का बुरा परिणाम यह था कि बहुत अपराधी बिना दंड पाए छूट जाते थे।
नंबर 6 महान निर्माता। फिरोज को भवन बनवाने का बड़ा शौक था। भवनों के निर्माण हेतु उसने अनेक इंजीनियर और कारीगरों की नियुक्ति की। उसने फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, जौनपुर, फतेहाबाद एवं हिसार फिरोजा नामक नए नगर बसाए। बर्नी के अनुसार उसने 50 बांध, 40 मस्जिद, 30 शिक्षालय, 20 महल, 100 सराय, 100 नगर, 30 झील, 100 औषधालय, 100 कब्रगाह, 5 मकबरे, 5 बावड़ी, 100 स्नानागार, 10 स्तंभ, 4 कुएं तथा 150 पुल बनवाए थे। नंबर 7 शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति। फिरोज शाह को शिक्षा तथा साहित्य से विशेष प्रेम था। उसने शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया। उसने शिक्षा प्रसार के लिए मदरसे तथा मकतब खुलवाए। उसने योग्य शिक्षकों की नियुक्तियां की। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की भी उचित व्यवस्था की। फिरोज साहित्यकारों का महान आश्रयदाता था। उसने उन्हें वजीफे दिए और वो उन्हें सदैव आदर की दृष्टि से देखता था। फिरोज शाह के शासनकाल में ही बर्नी ने तारीख फिरोज शाही नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसके अतिरिक्त अन्य साहित्यकारों ने भी रचनाएं लिखी। उसी की प्रेरणा से संस्कृत भाषा के कई ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ था। फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीक को संरक्षण दिया। उसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। नंबर 8 सिक्कों में सुधार। फिरोज शाह ने जनता की सुविधा के लिए कम मूल्य के सिक्के चलाए, जिनका प्रयोग कम मूल्य की वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री में किया जा सके। उसने अद्धा तथा बिख नामक सिक्के चलाए। उसने शशगानी 6 जीतुला का एक सिक्का नामक सिक्का भी चलाया था। जाली सिक्कों की रोक के लिए उसने धातु की शुद्धता की ओर भी ध्यान दिया और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रश्न संख्या 3 फिरोज तुगलक अपनी धर्मांधता में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। इस कथन की समालोचना कीजिए। अथवा दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए मुख्यतः फिरोज तुगलक ही उत्तरदायी था। प्रकाश डालिए। 2003 KI, KJ, 2007 KK। उत्तर फिरोज शाह के शासन की कमजोरियां। फिरोज तुगलक की असफलता के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सैनिक कमजोरी। फिरोज तुगलक की सेना का प्रबंध सामंती व्यवस्था पर आधारित था। सेना के स्थायी सैनिकों और पदाधिकारियों को जागीर दी जाने लगी। उसने ये नियम बना दिया कि वृद्ध लोग भी अपने पद पर बने रह सकते हैं जो अधिक समय से सेना में कार्य करते रहें, किंतु दुर्बलता और वृद्धावस्था के कारण अक्षम हो गए हैं। उसने ये नियम भी बनाया कि वृद्धावस्था के कारण कोई सैनिक सक्रिय सेवा के लिए असमर्थ हो जाए तो उसका पुत्र, दामाद अथवा दास उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। इस तरह सैनिक पद पैतृक बन गए। सुल्तान के इन नियमों से सेना की रणकुशलता पर गहरा कुठाराघात हुआ। पृष्ठ संख्या 212। नंबर 2 धार्मिक असहिष्णुता की नीति। फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो इस्लाम धर्म की उन्नति और दूसरे धर्मों का दमन करना अनिवार्य कर्तव्य मानता था। उसने हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए राज्य की पूरी शक्ति लगा दी। उसने ज्वालामुखी तथा जगन्नाथ के मंदिरों को भ्रष्ट किया। हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर रोक लगाई। नए मंदिर गिरवा दिए तथा प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति नहीं दी। वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। उसने शिया मुसलमानों के साथ भी कट्टरता का व्यवहार किया। शिया मुसलमानों को उसने दंड दिया और उनके धर्म ग्रंथों को जला दिया। अहमदियों तथा सूफियों के धार्मिक कृत्यों और विश्वासों में भी उसने हस्तक्षेप किया। यह मुस्लिम भारत के इतिहास का पहला शासक था जिसने स्वयं को मिस्र के खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। नंबर 3 दासों की संख्या में वृद्धि। फिरोज शाह दासों का बड़ा शौकीन था। फलतः उसके शासनकाल में दास प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया। उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। 40,000 गुलाम तो केवल सुल्तान के महल की सेवाओं के लिए नियुक्त थे। उन गुलामों के लिए फिरोज शाह ने एक अलग विभाग दीवाने बंदगान खोला, जिस पर प्रतिवर्ष राज्य की आय का एक बड़ा भाग व्यय किया जाता था। ये लोग कुचक्रों में भाग लेते थे। इससे सल्तनत की बड़ी हानि हुई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दास प्रथा दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में से एक था। नंबर 4 जागीरदारी प्रथा। फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी प्रथा को फिर से चालू कर दिया। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अंत कर दिया था। फिरोज ने अपने समस्त राज्य को जागीरों में बांट दिया तथा सरदारों को उनकी सेवा के बदले नकद वेतन के स्थान पर जागीरें देना शुरू किया। जागीरदारों को जागीरों के अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते थे। इस प्रथा से जागीरदारों की शक्ति बढ़ गई और वे फिर से धनवान हो गए। फिरोज के कमजोर उत्तराधिकारी उन्हें नियंत्रित न रख सके। फलतः उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस प्रकार जागीर व्यवस्था सल्तनत के लिए प्राणघातक सिद्ध हुई। नंबर 5 कमजोर विदेश नीति। फिरोज में योग्य सेनापति के गुणों का अभाव था। उसके पास वो साहस न था जो 14वीं शताब्दी के सुल्तान के लिए आवश्यक था। अपनी विदेशी नीति में वो पूर्णतः असफल रहा। उसने उन प्रांतों को जीतने की भी कोशिश नहीं की जो मोहम्मद तुगलक के काल में स्वतंत्र हो गए थे। फिरोज अच्छा राजनीतिज्ञ भी न था। फिरोज के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। फिरोज तुगलक के संबंध में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वुल्जले हेग ने लिखा है, फिरोज एक शासक था, योद्धा नहीं। मोहम्मद तुगलक द्वारा की जाने वाली गलतियों को उसने सुधारने की चेष्टा की और पश्चाताप का दायित्व अपने ऊपर लिया।
वो धर्मात्मा, कोमल हृदय और कृपालु था, किंतु केवल अपने ही धर्म वालों के प्रति और कट्टर मुसलमान होने के नाते उसने हिंदुओं और शियों के प्रति बड़ी क्रूरता का परिचय दिया। शासक की दृष्टि से फिरोज तुगलक प्रसिद्ध अवश्य था और प्रशंसा का पात्र था, किंतु वास्तव में फिरोज उतनी अधिक